चलिए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस वीडियो में। सर, ये आपके हाथों के क्या हो गया भैया? होली थी और होली के पावन उपलक्ष्य पर हम लोगों ने जम के होली खेली है। आशा करते हैं आपने भी खेली होगी। और अब जब होली खेल चुके हैं तो अब पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। सर, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी तुम्हारे 2023 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। इसके लगातार ही वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2022 के पेपर का भी ओवरव्यू ले लेंगे। सर, इतनी कितनी होली खेली है और इतनी खेली है कि अभी तक फेस भी क्लीन नहीं है, और ये हाथ तो तुम देख ही रहे हो, मैं ट्राई कर करके थक गया हूँ, साफ़ नहीं हो रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जो आनंद हम लोगों ने लिया है वो आनंद आप लोगों ने भी लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलो सर, शुरू कर देते हैं अपना यहाँ से क्वेश्चन पेपर, जहाँ लिखा हुआ है सबसे पहला तुम्हारा एमसीक्यू, द स्टडी एरिया ऑफ मैक्रो। मैक्रो का मतलब लार्ज लेवल, तो उसका आंसर क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल तुम्हारा आंसर होगा। कैपिटल क्या रिसीव करता है? कैपिटल रिसीव करता है इंटरेस्ट। अगर तुमको याद हो, 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और कैपिटल क्या रिसीव करता है? इंटरेस्ट रिसीव करता है। सर, हमको तो केवल आपके हाथ ही हाथ दिख रहे हैं। अब मैं कैसे हाथ काट के तो कहाँ रखूँ? हाथ तो यहीं रहेंगे। अब है गिले, खराब है, खराब लाल हो रखे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, बोल रहे हैं अब ये अच्छा क्वेश्चन था कि बताओ जीडीपी भारत में कौन कैलकुलेट करता है? तो जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इजी फॉर्म ऑफ डिजिटल पेमेंट कौन सा माना जाता है? तो डिजिटल पेमेंट के लिए ई वॉलेट्स, हम लोगों ने कैशलेस वाले टॉपिक में एक एग्जांपल लिखा भी था, ई वॉलेट्स। उसके बाद में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कौन होता है? अभी तो वो हमेशा सेंट्रल बैंक होता है, तुमको पता होगा। इंड्यूस्ड कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? तो साफ दिख रहा है वाई पे। ये तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑन इनकम। हु टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी? तो कौन लेता है? अभी गवर्नमेंट लेती है। एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड्स, तो ये हो जाएगा कोर्स सीरियल्स। कोर्स सीरियल्स का मतलब क्या होता है? मोटा अनाज, जैसे बाजरी है, तुम्हारे सामने रागी है, ये सारे कोर्स सीरियल्स में आते हैं, ये तो तुम्हारे इंफीरियर गुड्स में कहे जाते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन शोज, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है भाई? क्वांटिटी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीसी माइनस टीवीसी हमेशा क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑलवेज इंटरसेक्ट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एट मिनिमम पॉइंट, ये तुमको याद होना चाहिए। ये तुम्हारा एवरेज कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये हमेशा कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सर, हमको नहीं याद है, तो अपने कॉस्ट वाला वीडियो हमने बना के रखा है, वहां जाके चेक करिए। ये तुम्हारे कोर्स से हट गया है। एडम स्मिथ ने फेमस बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, पर कब लिखी थी? 1776 में। अगर तुमको याद हो, हमने बोला था 17 तरीके के व्यवहार थे अपने, और 76 ऐसे कारण थे जिससे हमारे पड़ोसी की वेल्थ बन गई थी अच्छी खासी। तो ये तुम्हारे सामने वेल्थ ऑफ नेशन, कौन सा ईयर? 1776। बोल रहे हैं सब्सट्रैक्ट करिए, ये कुछ पता नहीं क्या है, फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। तो ग्रॉस में से क्या माइनस करे कि तुमको नेट मिल जाए? तो तुमको ग्रॉस में से डेप्रिएशन माइनस करना चाहिए, तो तुम्हें क्या मिल जाता है? नेट मिल जाता है। एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड इज अ सम ऑफ टोटल एक्सेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्सेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कि अगर तुमको याद हो, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। C का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन। I का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स। रोड्स एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड एज पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, दो तरह की गुड्स होती है। चलो भाई, इज दी सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तुम्हारा नॉन प्लान खर्चे का सबसे बड़ा पार्ट होता है। टी एंड कॉफी आर जस्ट लाइक एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट? जब कोई भी कंट्री अपने गुड्स सर्विस को अपने कंट्री से बाहर बेचती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। डिफाइन स्टॉक। अब ये कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? देखो भी, 3 तरीके के स्टॉक होते हैं। तुमने किसी कंपनी का शेयर लेके ओनरशिप ली तो वो भी स्टॉक है।
तुमने अपने बिजनेस में इन्वेंट्री खड़ी करी तो वो भी स्टॉक है, और एक स्टॉक एंड फ्लो वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो भी स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से यही वाला स्टॉक होगा जहाँ पे किसी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं। वो सारे कैलकुलेशंस क्या कहलाते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो का मतलब क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज मेंट बाय बैंक रेट? वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को क्या देता है? लोन देता है। अच्छा, बैंक रेट का मनी सप्लाई से रिलेशन इनवर्स होता है। जितनी बैंक रेट बढ़ेगी उतनी मनी सप्लाई कम हो जाएगी। हम लोगों ने ये टॉपिक को मनी बैंकिंग में किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मनी बैंकिंग चैप्टर को चेक करें। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसके दो फॉर्मूला होते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और दूसरा होता है 1/1 माइनस MPC। दो फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट डज कंजम्पशन डिमांड डिपेंड अपॉन? तो तुम्हारी कंजम्पशन की डिमांड एक तो डिपेंड करती है इनकम पे, दूसरा डिपेंड करती है MPC पे। तो हमारी कंजम्पशन की डिमांड MPC और इनकम पे डिपेंड करती है। डायग्रामेटिकली शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स ऑन इनकम इक्विलिब्रियम। बोल रहे हैं कि अगर टैक्स में चेंज हो जाए तो बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज होगा। तो पहले तो याद करो इक्विलिब्रियम आता कैसे है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तुम्हारा AS कर्व होता है, ये तुम्हारा AD कर्व होता है। जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो तुम्हारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम। यहाँ कहीं क्वांटिटी डिसाइड होगी। अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। तो टैक्स के लगने से क्या होगा? जो पब्लिक की जो तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम थी वो कम हो जाएगी। अगर डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो पब्लिक खर्च कम कर पाएगी। अगर पब्लिक खर्च कम करेगी तो पब्लिक की एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, और इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड 2, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 कर देते हैं। यहाँ कहीं तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, और क्वांटिटी इतनी रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब टैक्सेस के बढ़ने से क्या होगा? तुम्हारा इक्विलिब्रियम नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और इनकम का जनरेशन भी स्लो होने लगेगा। पहले हम लोग यहाँ तक पहुँचते थे, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अकाउंट? याद होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में तुम क्या दिखाते हो? गुड्स, सर्विसेज, इनविजिबल्स। और कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाते हो? ये भैया असेट्स कितनी बेची खरीदी, कहाँ कहाँ से लोन वोन लिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किए। तो किसी भी कंट्री के असेट्स, लोन, इन्वेस्टमेंट्स के ट्रांजैक्शन जो दूसरी कंट्री के साथ में किए गए हैं वो सारे कहाँ दिखाए जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में दिखाए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? वो एनालिसिस जहाँ पे हम लोग क्या सेट करते हैं? प्रेफरेंस सेट करते हैं, जहाँ यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं किया जाता, वो क्या कहलाता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस मैप? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। इसका मतलब क्या होता है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। अगर तुमको याद हो, जब हम लोग एक ही ग्राफ के अंदर 1 2 3 इस तरीके से बहुत सारे IC बना दें तो वो तुम्हारा क्या बन जाता है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। एक्सप्लेन शॉर्ट रन इन ब्रीफ। तो शॉर्ट रन का मतलब क्या होगा? अगर तुमको याद होगा कि क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ये तुम्हारा आउटपुट है, ये तुम्हारा इनपुट है। तो इनपुट तुम कर रहे हो लेबर एंड कैपिटल। तो जब हम लोग ये मान लेते हैं कि लेबर फैक्टर तुम्हारा वेरिएबल है, कैपिटल फैक्टर तुम्हारा फिक्स्ड है, तो ये वाला जो सीन होगा वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या होता है? एक फैक्टर वेरिएबल, दूसरा फैक्टर फिक्स। सर ये इतना नहीं समझ में आया तो हम लोगों ने प्रोडक्शन चैप्टर को अपलोड करके रखा है, वो जाके देख सकते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का तुमको याद होगा शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इसका शेप होता है बिकॉज इसके अंदर बनने वाले सारे के सारे रेक्टेंगल्स के एरिया क्या होते हैं? सेम होते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर तुमको याद हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है? जो तुम्हारे प्रोडक्शन के साथ साथ में बढ़ती है।
अगर प्रोडक्शन ज़ीरो होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। देन बोल रहे हैं कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। वो क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये तुम्हारा जीडीपी होगा, तो सबको जोड़ लो भाई, 1000 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 250 माइनस 750। ये सबको जोड़ के तुमको जो आंसर मिलेगा वो तुम्हारा सीधा सा आंसर होगा। मेरे को लग रहा है 2500 और 3500 आंसर आना चाहिए। यहाँ से लग रहा है ऐसा 3500 आना चाहिए, फिर भी आप वेरीफाई कर लेना। एक्सप्लेन दी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, 2500 ही आ रहा है आंसर, सॉरी भाई, 2500 आना चाहिए। चलो, बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम, बार्टर का मतलब हम लोग क्या करते हैं, गुड्स दे के गुड्स लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, डबल कोइंसिडेंस होता है, तुम लोग को डेफर करने की सुविधा नहीं मिलती, तुम लोग को स्टोर करने की सुविधा नहीं मिलती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी इसके साथ में लिखनी चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सर अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इसका भी हम लोगों ने टॉपिक मनी बैंकिंग के साथ में अपलोड करके रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, मितव्ययिता का विरोधाभास का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स उन लोगों को नहीं पसंद करती जो पैसा बचाते हैं, क्योंकि पैसा बचाने के चक्कर में क्या होता है कि कल को जो तुम आज सेविंग ज़्यादा करोगे, खर्च कम करोगे, तो कल को क्या होगा, कल को तुम लोग ही खुद ही कम कमा पाओगे और उससे सेविंग्स तुम्हारी या तो उतनी ही रह जाएंगी या कम हो जाएंगी, तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं। फिर बोले एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन डोमेस्टिक एरिया। तो कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि इंसान जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्चा करता है, जिससे वो फर्दर प्रोडक्शन नहीं करता, वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे जैसे हेल्थ केयर पे खर्चा किया गया, एंटरटेनमेंट पे खर्चा किया गया, घूमने फिरने पे किया गया, कपड़े पहनने पे किया गया, ये सारे खर्चे तुम्हारे क्या कहलाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एक्सप्लेन द चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन ऑन द इनकम इक्विलिब्रियम। बोल रहे हैं सर गवर्नमेंट खर्चा अगर चेंज हो जाए तो इक्विलिब्रियम के साथ में क्या होगा। तो फिर से ये लो, ये एएस और ये एडी। वैसे तो एडी होता है सी प्लस आई, लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट भी खर्चा करे तो एडी क्या हो जाएगा, सी प्लस आई प्लस जी, यानी कि एडी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट का खर्चा साथ में इंक्लूड हो गया है, तो एडी तुम्हारा ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा तो एडी ऊपर की तरफ मूव होगा और इक्विलिब्रियम यहाँ से ई से E1 पे चला जाएगा। तो पहले यहाँ क्वांटिटी थी, अब ये क्वांटिटी पे काम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर वहीं पे गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाए, तो अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंस कम हो जाए तो क्या होगा, उस केस में एडी नीचे की तरफ गिर जाएगी और इनकम भी नीचे की तरफ गिर जाएगी। बोल रहे हैं गिवन वैल्यूज ऑफ बीओपी इन इंडिया आर एज फॉलोज। इंपोर्ट दे रहा है 1500, एक्सपोर्ट दे रहा है 2400, तो 2400 माइनस 1500 यानी कि 900। अगर मैं गुड्स की बात करता हूँ तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस कितना आएगा, 900। इनविजिबल तुम्हारा है 520, दोनों को जोड़ देंगे 1420। ये तुम्हारा करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। याद करो करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास में एक तो होती है गुड्स, एक होते हैं इनविजिबल्स। गुड्स को हम लोग किससे शो करते हैं, ट्रेड बैलेंस से, और इन दोनों को मिलाकर किससे शो करते हैं, करंट अकाउंट से। इनविजिबल में क्या आता है, सर्विसेज आती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं। तो तुमको दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रेड बैलेंस भी बताओ एंड करंट अकाउंट का बैलेंस भी बताओ। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो इज इंडिविजुअल, मैक्रो एग्रीगेट, माइक्रो छोटा लेवल, मैक्रो बड़ा लेवल, माइक्रो पार्शियल, ये जनरल। 2 पूछे हैं मैंने, 3 बोल दिए। राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। कोई 2 कैरेक्टर बताने हैं। तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स में रिलेशन बताओ। तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर प्राइस की बात करोगे तो इनवर्स रिलेशन, इनकम की बात करोगे तो पॉजिटिव रिलेशन।
नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। बट इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम के साथ में नेगेटिव रिलेशन, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम्हारी डिमांड घट जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इन्फीरियर गुड्स। सर ये और अच्छे से बताओ ना, हमने डिमांड चैप्टर का वीडियो भी डाल रखा है, हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। बताओ सर प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं, क्वांटिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड सो ऑन। दो ही फैक्टर्स काम कर रहे हैं, सबके बारे में बात हो रही है, लेकिन चीज़ों को आसान करने के लिए हम लोग दो ही फैक्टर को यूज़ करते हैं, लेबर एंड कैपिटल। व्हाट इज प्राइस टेकिंग बिहेवियर, ये तुमको याद होना चाहिए। मार्केट की डिमांड सप्लाई इंटरसेक्शन, मार्केट की डिमांड सप्लाई इंटरसेक्शन, इससे जो तुम्हारी प्राइस निकली वही प्राइस को कौन यूज़ करेगा, प्राइस टेकिंग फर्म यूज़ करेगी, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के पास में खुद की प्राइस सेट करने का ऑप्शन नहीं होता। जो प्राइस मार्केट की डिमांड सप्लाई ने सेट कर दी है वही प्राइस को इन लोगों ने भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये तुम्हारे सामने क्या हो जाता है, प्राइस टेकिंग बिहेवियर। तो तुम कितनी भी क्वांटिटीज़ बेचते रहो, प्राइस तो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सपोज गिवन वैल्यूज ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई रेस्पेक्टिवली आर QD इज इक्वल टू 200 माइनस P एंड QS, यानी QD का मतलब है डिमांड, QS का मतलब है सप्लाई, इज इक्वल टू 120 प्लस P। वे इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं, तो P यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा बोल सकते हैं 2P इज इक्वल टू 2P इज इक्वल टू ये यहाँ आ जाएगा, तो 120 माइनस 200, उल्टा लिख देते हैं, 200 माइनस 120, तो P विल बी इक्वल टू वॉट, 80/2, दैट इज 40। 40 तुम्हारा प्राइस आएगा। अब तुम प्राइस को कहीं भी पुट कर दो, मान लो मैंने प्राइस को यहाँ पुट कर दिया, तो 120 प्लस 40 दैट इज 160, ये तुम्हारा क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड होगा। डिमांड यानी क्वांटिटी तुम्हारी 160 आएगी, प्राइस तुम्हारे सामने 40 आएगी। बोल रहे हैं तुमको निकालना है टोटल रेवेन्यू, प्राइस दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या हो सकता है, टोटल रेवेन्यू हो सकता है। तो 1 इंटू 22 22, 19 इंटू 2 38, 16 इंटू 3 48, 13 इंटू 4 52। चलो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, किससे, रेवेन्यू रिसीट से, और इसके केस में कैपिटल अकाउंट से तुम लोग को क्या करना पड़ता है, तुमको कैपिटल सरप्लस निकालने पड़ते हैं। तुम लोग को हो सकता है कि लोन वोन लेने पड़ जाए, तुम लोग को हो सकता है कि असेट्स को बेचना पड़ जाए। ये किसके कारण से होता है, ये तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट के कारण से होता है। सो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब होता है वो डेफिसिट जहाँ पे तुम लोग क्या नहीं करो, जहाँ पे तुम लोग किसको इंक्लूड नहीं करो, बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं करो। सर इसका मतलब ये कैसे होगा, इसका मतलब ये ऐसे होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंस प्लस कैपिटल एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स, बट कैपिटल रिसीट में किसको एक्सक्लूड कर देना है, डेट क्रिएटिंग आइटम्स को एक्सक्लूड कर देना है। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगा। और फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है, किसी भी कंट्री की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को शो करता है। अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दूं, इंटरेस्ट लायबिलिटीज को हटा दो, तो मुझे क्या मिल सकता है, प्राइमरी डेफिसिट मिल सकता है। इन रियलिटी मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज आर ओपन, डिस्क्राइब एनी 3 वेज टू एस्टेब्लिश। तो बोले सर ओपन इकोनॉमी कैसे बन सकते हैं, तो 3 तरीके से बन सकते हैं, गुड्स मार्केट से बन सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट से बन सकते हैं, एंड लेबर मार्केट से बन सकते हैं। अगर आप अपने गुड्स को यहाँ वहाँ बेचते हैं, वहाँ से खरीदते हैं, तो वो तुम्हारा गुड्स मार्केट है। अगर तुम किसी कंट्री के शेयर डिबेंचर्स खरीदते हो या अपने कंट्री के शेयर डिबेंचर उनको बेचते हो, तो फिनेंशियल मार्केट है। और तुम्हारे यहाँ की लेबर वहाँ काम कर रही है, वहाँ की लेबर यहाँ काम कर रही है, तो वो क्या है, लेबर मार्केट है। तो तुम 3 तरीके से क्या कर सकते हो, किसी भी ओपन क्लोज इकोनॉमी को ओपन बना सकते हो। बोल रहे हैं सर बजट लाइन कैसे यूज़ आती है कंज्यूमर के ऑप्टिमम चॉइस के अंदर। तो याद होगा तुम लोग को ऑप्टिमम चॉइस कहाँ होगा, ये बजट लाइन, ये एक आईसी, ये दूसरा आईसी, ये तीसरा आईसी। सर हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये IC1 IC2
IC3। हमारा इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ IC कर बजट लाइन को टेंजेंट है, जहाँ IC बजट लाइन को कट कर रहा है वहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम वहीं होगा जहाँ पे IC तुम्हारा क्या है, बजट लाइन के टेंजेंट है। ये तुमको प्रोसेस को पूरा समझाना है। सर आप करवा दो, इसका भी हम लोगों ने वीडियो डाल रखा है। चलिए, एक्सप्लेन मार्केट डिमांड कर ऑफ मोनोपोली फर्म, ये तुम्हारे कोर्स से हट चुका है। रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक इन मनी सप्लाई, तो सेंट्रल बैंक तो क्या करता है, ये करेंसी इशू करता है। जो सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करके पब्लिक को कॉमर्शियल बैंक पे बांटता है उसे हम लोग कहते थे मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी। और सेंट्रल बैंक क्या करता है, रिजर्व रेशियो सेट करता है ताकि ज़्यादा मनी सप्लाई नहीं हो या कम पड़ जाए तो उसको बढ़ा सके। लेकिन कॉमर्शियल बैंक पैसे छापते नहीं हैं, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो इसका जो रोल है वो पैसे को छापने के रेस्पेक्ट में है, इसका रोल जो है वो क्रेडिट को क्रिएट करने के रेस्पेक्ट में है। जनरल पब्लिक को पैसा पहुंचाने का सबसे बड़ा काम कौन करते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं। एक्सप्लेन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये और में था। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4 अगर याद हो। M1 तुम्हारा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा, अगर तुमको याद हो तो। M2 में होता था M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 में होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। M4 में होता है M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, जिसमें क्या नहीं आता, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं आते। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तुमको ये बात को डायग्राम से बताना है। ये तुम्हारा डिमांड कर्व होता है, तुमको डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, क्वांटिटी और प्राइस, और इसका अच्छा शेड्यूल भी बना सकते थे। एक्सप्लेन मार्केट डिमांड विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। अब मार्केट डिमांड, ये तो इंडिविजुअल की डिमांड है, और यहाँ मार्केट डिमांड, तो क्या करोगे, दो कंज्यूमर ले आओगे A और B। यहाँ प्राइस 10, 20, 30, A की डिमांड 5, 4, 3 ऐसा करके कुछ, B की डिमांड 10, 8, 6 ऐसा करके कुछ। दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, मार्केट डिमांड मिलेगा। ये मार्केट डिमांड को इस प्राइस के रेस्पेक्ट में लाके ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड बन जाएगा। शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने बात की थी कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन होती है। MR इक्वल्स टू MC, MC कर कैसा होना चाहिए, राइज करना चाहिए, और प्राइस किसके बराबर होनी चाहिए, ABC के। अगर प्राइस जिस दिन ABC से कम हो जाए, प्राइस जिस दिन ABC से कम हो जाए उस दिन हमारी फर्म को क्या कर देना चाहिए, हमारी फर्म को क्या कर देना चाहिए, हमारी फर्म को अपना काम बंद कर देना चाहिए, शट डाउन कर देना चाहिए। तो प्राइस इक्वल टू ABC ये लास्ट पॉइंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारा प्राइस ही ABC से कम हो गया तो उस केस के अंदर आपके काम करने से कोई मतलब नहीं है। इसको डायग्राम से कैसे बता सकते हैं, तो ये तुम्हारा जो प्राइस इज इक्वल टू AR इक्वल्स टू MR, ये तुम्हारा MC कर, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ये इक्विलिब्रियम है। और यहीं से अगर ABC कर को निकालें तो ये जो पॉइंट है, यही वाला पॉइंट तुम्हारा क्या बन जाएगा, शट डाउन पॉइंट बन जाएगा। ये तुम्हारा डायग्राम है। चलिए, और इसके और में बहुत आसान क्वेश्चन है, शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन सप्लाई। इसका मतलब जब प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर से डिमांड सप्लाई में चेंज हो तो वहाँ पे शिफ्ट होता है। शिफ्ट दो तरीके से होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पर भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। और सबके तुम लोग को क्या करने होते हैं, तुमको सबके डायग्राम बनाने पड़ेंगे। और फिर तुमको बोला कि सर इनसे क्या होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होगा। दैट मीन्स तुम्हारा जो ये डिमांड कर है, ये डिमांड कर है, एक सप्लाई कर है, ये तुम्हारा सप्लाई, ये तुम्हारा डिमांड। यहाँ पर पहले केस पे डिमांड शिफ्ट हो जाए, मतलब डिमांड अगर इंक्रीज हुई तो कहाँ जाएगी, राइट वर्ड, डिक्रीज हुई तो कहाँ जाएगी, लेफ्ट वर्ड। तुमको दोनों के अलग डायग्राम बनाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर भी क्या करोगे, फिर से वही बात, सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई बढ़ेगी तो राइट वर्ड और घटेगी तो लेफ्ट वर्ड। तुमको दोनों के अलग अलग कर्व बना के उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, और ये तुम्हारा 2023 का एग्जाम पेपर यहाँ पे ख़त्म होता है। पेपर अच्छा था,
आशा करते हैं इस बार भी इसी तरीके का पेपर आए जहां बच्चों को स्कोर करने में थोड़ी मेहनत लगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है तो मैं 2022 के पेपर को अलग से रिकॉर्ड कर देता हूँ और अलग से ही उसको अपलोड कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे लाल हाथों पे ध्यान न देते हुए जो मैंने तुमको ये चैप्टर, ये जो पेपर सॉल्व करवाया है उस पे ध्यान देंगे। थैंक यू।